हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे बच्चों। क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज। त्रिभुज में हमने कल 6.2 प्रश्नावली खत्म किया था। आज नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, प्रश्नावली 6.3। तो प्रश्नावली 6.3 जो है हमारा वो समरूपता पे आधारित है। दो हमारा थेल्स का थ्योरम और थेल्स के थ्योरम के विलोम पे आधारित था। और प्रश्नावली 6.3 हमारे किस पे आधारित है? त्रिभुज की समरूपता पे। पूरा आपके 16 सवाल हैं प्रश्नावली 6.3 में, तो आपके त्रिभुज की समरूपता पे आधारित है। तो पहले हम समझेंगे कि समरूप क्या होता है, समरूपता क्या होती है, समरूपता को कैसे दिखाया जाता है। पहले आज हम पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद कल से हम प्रश्नावली 6.3 के सवालों को लगाएंगे। चलो, आपको पहले बता दें समरूपता होती है क्या। समरूप क्या होता है? समरूप, है ना। समरूप कोई चीज सबको, समरूप क्या होता है? सिमिलर मतलब होता है समरूप। और समरूपता लगाई जाती है त्रिभुज में। हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज में ही समरूपता लगेगी। समरूप क्या होता है? समरूप आकृति क्या होती है? देखो, समरूप का मतलब होता है तुलना करना। क्या लगोगे? तुलना करना, ठीक है ना। इनको और अगर समझोगे शब्दों से होता है समान रूप वाला। क्या लिखोगे? समान रूप वाला, ठीक है ना। क्या होता है? समान रूप वाला। तो आप अगर आप यहाँ से लोगे इनको तुलना से, तो तुलना का मतलब होता है कि तुलना, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है तुलना के लिए। अकेला इंसान अपने आप से तो तुलना कर नहीं लेगा। अगर आपको तुलना करनी है किसी वस्तु की, किसी स्थान की या किसी इंसान की, तो आप कम से कम दो लोगों को होना आवश्यक है। कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए। अगर एक आदमी है या एक वस्तु है, एक स्थान है, तो उनकी आप तुलना नहीं कर सकते हो। तुलना के लिए कम से कम आपको दो लोगों का होना आवश्यक है। थोड़ा एक मिनट देख लेते हैं टेक्निकल इशू तो नहीं। सही है। हमने क्या बोला कि तुलना के लिए दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान का होना आवश्यक है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर सिंगल है तो सिंगल में तुलना नहीं हो सकती। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी से अपना कंपेयर कर रहे हो तो किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना। अपने आप से कैसे आप कंपेयर कर लोगे? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि समरूप का मतलब होता है तुलना करना। हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो भैया समरूप जो है, समरूपता जो लगाएंगे वो त्रिभुज पे लगाएंगे। अब त्रिभुज क्या है? एक प्रकार की आकृति है। क्या है? त्रिभुज क्या है? एक प्रकार की आकृति है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हम जो पढ़ेंगे समरूप, समरूप को जो पढ़ेंगे, समरूप आकृतियां पढ़ेंगे ना, तो समरूप आकृति में क्या लगाएंगे? समरूपता लगाएंगे, ठीक ना। तो जो ये समरूपता लगती है, समरूप से क्या बनता है? समरूपता। क्या बनती है? समरूपता। क्लियर है? अभी जो समरूपता, सिमिलैरिटी लगती है ना, वो समरूप आकृति में लगती है। किस पे लगती है? हमने क्या बोला, आपका 6.3 समरूपता पे आधारित है। और 6.3 समरूपता पे आधारित, तो समरूपता हम लगाएंगे किस पे? लगाने के लिए तो हर चीज हमने कहा वस्तु पे भी लगती है, स्थान पे भी लगती है और आपका इंसान पर भी लगती है। लेकिन यहाँ पर किस पे लगाएंगे? तो यहाँ पर जो चीज हम पढ़ रहे हैं उस पर लगाएंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज पे लगाएंगे। त्रिभुज एक प्रकार की आकृति है, तो वही आकृति पे लगाएंगे। और आकृति कैसी होगी? वो त्रिभुज की, त्रिभुज की जैसे होगी। त्रिभुज तीन कोने से बना होता है। अब त्रिभुज में समरूपता लगाएंगे, तो भैया समरूपता लगाने से पहले तो हम ये समझ रहे समरूप, समरूप होता क्या है, ठीक है ना। समरूप क्या होती है? अब समरूप होता क्या है? अब यहाँ जो समरूप हम समझेंगे वो आकृति के संदर्भ में समझेंगे। किसके संदर्भ में समझेंगे? आकृति के संदर्भ में, क्योंकि त्रिभुज एक प्रकार का आकृति है। तो भैया यहाँ जो समरूप हम समझेंगे आकृति भी, यहाँ हम कोई इंसान की तो बात नहीं करें ना, यहाँ पर आकृति की बात करें ना। तो समरूप होता क्या है? आपको हम देखो, से देखो, तुलना करना बता दिया, समान रूप वाला। आप इससे समझ, समान रूप वाला। देखो, समरूप क्या होता है कि कहने का मतलब अगर दो इंसान एक ही शक्ल को, आप हमें, आप समझिए, आपको एग्जांपल दे रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर दो इंसान एक ही शक्ल को, जिनको हम बोलते हैं जुड़वा, कई लोग होते हैं ना जुड़वा होते हैं, शक्ल दोनों की सेम हो, कद काठी हाइट में फर्क हो वो चलेगा, शक्ल सेम होनी चाहिए। यहाँ लिखा गया समान रूप वाला। कहने का मतलब कि समरूपता में क्या होना है, आपका जो शेप है ना वो समान होना चाहिए। मतलब आपका फेस समान हो चाहिए। इंसान की नजर से आपको बताएं, आप एक एग्जांपल लो।
अगर दो इंसान एक ही शक्ल के हैं और उनका साइज ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, मतलब साइज कम ज्यादा होगा वो चल जाएगा। अगर साइज डिफॉल्ट है तो चल जाएगा, साइज अगर बराबर है तो और भी अच्छी बात है, ऊपर नीचे कोई छोटा है कोई बड़ा वो चल जाएगा। लेकिन शेप समान होना चाहिए। शेप का मतलब शक्ल समान होनी चाहिए, मतलब जिस चीज की हम तुलना कर रहे हैं, जिस आकृति की या जिस किसी स्थान की, किसी वस्तु की या किसी इंसान की, किसी जिसकी भी तुम तुलना करो, अगर आकृति की तुलना करो तो दोनों एक ही तरह होनी चाहिए। समझ गए ना, एक ही शक्ल की होनी चाहिए। इंसान का शक्ल होता है तो आकृति का भी तो शक्ल होता है। भाई हम सब अपने आप को तो समझ लेते हैं। अगर आप कोई त्रिभुज बनाओगे, खुद देखो, ये इसका नाम कैसा, आपका नाम रमेश है, सुरेश है, दिनेश है, कुछ भी है, भैया इनका नाम क्या है, इसका नाम त्रिभुज है। ये भी तो कोई एक इंसान चीज है, इसका नाम त्रिभुज है। और ये क्या है, एक आकृति है। ये क्या है, ये एक आकृति है। कैसी आकृति है, त्रिभुज की आकृति है। तो कहने का मतलब इस पर्सन, ये जो शख्स है इसका नाम है त्रिभुज। ठीक है ना, और इसका जो फेस है, शक्ल कैसी दिख रही है, ये ऐसे दिखती है, इसकी शक्ल है, इसकी शक्ल है, कैसी दिखती है, ये इसकी शक्ल है, ऐसे दिखता है। तो कहने का मतलब हमने क्या बोला कि अगर समरूप है, आकृति अगर समरूप है तो एक ही शक्ल की होनी चाहिए। मतलब अगर एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा है और दूसरा ऐसे ही, वो नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये गलत है। कहने का मतलब अगर एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा होना चाहिए। हमने क्या बोला, शक्ल सेम होनी चाहिए, साइज मायने नहीं रखता, साइज डिफॉल्ट होगा, उस कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब साइज का कोई लेने देने, साइज ऊपर नीचे हो सकता है। हम कह रहे हैं भाई शक्ल एक है, ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, या ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए। समझ गए ना, कहने का मतलब समरूप। समरूप अगर आकृति की बात करोगे तो समरूप आकृति का मतलब होता है ऐसी आकृति जो शेप में तो समान हो, मतलब शक्ल में समान हो, एक ही तरह दिखने वाली हो, लेकिन साइज उनका ऊपर नीचे हो। साइज मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, साइज में फर्क हो सकता है, साइज डिफॉल्ट हो सकता है, साइज में बदलाव हो सकता है, लेकिन शेप आपका मतलब शेप में बदलाव नहीं होना चाहिए। शेप आपका एक ही होना चाहिए, मतलब शक्ल आपकी, आप ऐसे समझो कि ऐसे आकृति जिनकी शक्ल एक हो, शक्ल समान हो और साइज ऊपर नीचे हो, उसको क्या बोलते हैं, समरूप आकृति। क्लियर है, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये मिटा दें, ये मिटा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखो डेफिनेशन आपको लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज एक प्रकार की आकृति है, तो त्रिभुज के संदर्भ में हम समरूप का परिभाषा लिखेंगे। समरूप आकृति कैसी होती है, ऐसे त्रिभुज, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, ऐसे दो या दो से अधिक आकृति लिखो ना भैया। तुलना आप दो में करोगे या दो से अधिक, ऐसी दो या दो से अधिक, ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज की आकृति, त्रिभुज की आकृति, त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज की आकृति की बात करें, जिनकी शेप तो समान, शेप या फिर आप फेस लिख लो, फेस, चेहरा समान या एक हो, चेहरा समान या क्या लिखो, चेहरा समान या एक, एक जैसा हो, अपने अपने भाव में लिख लो। एक रिश्ता था, साइज अलग अलग हो, साइज अलग अलग हो, अलग अलग हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है, ये अलग अलग हो, समरूप आकृति होती है, समरूप आकृतियां कहलाती। क्या लिखोगे, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है ना, अभी आपको हम एक चित्र बना दे रहे हैं, वो आपको लिख दे रहे हैं जैसे हमने लिखा। एक ये त्रिभुज आप ले लो, ठीक है ना, एक हमने इसके बगल में ये ले लिया, ठीक, इनका नाम दे दो पी, इनका नाम दे दो क्यू, ये दे दो आर, ये दे दो ये दे दो बी, ये दे दो सी। ठीक है ना, अब आप देखो हमने क्या बोला
कि भाई साहब शकल एक होनी चाहिए, जिस शकल का ये दिख रहा है उसी शकल का ये दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हमने कहा साइज मायने नहीं रखती, साइज में डिफॉल्ट हो सकता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, साइज बराबर हो सकता है, साइज को आपको ध्यान नहीं देना। साइज क्या है, साइज को हमने छोड़ दिया, वो कहे मतलब उसको हमने स्वतंत्र कर दिया है, साइज कैसा भी हो चल जाएगा। कहने का मतलब मेन क्या है, शेप देखना है। आप शेप में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है आपको कि शेप शेप क्या है, कुछ नहीं, आप शक्ल समझ लो, फेस देखना है। आप ये समझ लो फेस, चेहरा, चेहरा एक होना चाहिए, चेहरा एक है, साइज ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है ना। चेहरा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब आप एक चीज बताओ, त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज में समरूपता पढ़ेंगे, 6.3 में पढ़ेंगे। अब समरूपता लगाई कैसे जाती है त्रिभुज में, इस कॉमन सेंस लगाओ। अगर हमने बोला भैया दोनों जुड़वा है, एक ही शक्ल के, तो आपको अगर हम कहेंगे कि आपने तो ओवरऑल खाली मोटा मोटा बताया कि भैया दोनों जुड़वा है, अगर हम बारीकी से बोलेंगे इनकी डिटेल में जाओ, किसी इंसान में दो इंसान आपने लिया, अगर वो दोनों जुड़वा हैं, हमने कहा बारीकी पे जाओ, उनको छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे चीजों को उनका आप एक्सप्लेनेशन करो। हमने बोले दो इंसान है, आपने कहा भैया दोनों जुड़वा है, आपने एक ही शब्दों में बता दिया जुड़वा है, और इस संदर्भ में हमने बोल दिया समरूप है, ठीक है ना। तो आपने मोटा मोटा, अब समरूपता लगाई जाती है किस पे लगाई, अगर आपने समरूपता लगाओगे तो जुड़वा लड़कों पे लगाओ। अब जुड़वा लड़कों में किस पे लगाओगे, जुड़वा लड़कों पे उनके ऑर्गन मतलब उनके पार्ट्स पे लगाओगे, बॉडी पार्ट्स पे, बॉडी पार्ट्स पे तो लगा के देखोगे, नाक इनकी समान है, होंठ उनके समान है, कान उनके समान है, आंखें समान है, बाल समान है, गाल समान है। अब हम डिटेल में घुसना शुरू कर, समझ गए ना, डिटेल में। भाई किसी भी जुड़वा इंसान को आप ले लो एग्जाम्पल में, अगर आप उनका हम समरूपता निकालेंगे, तो आप समरूपता जब निकालोगे तो आप उसकी डिटेलिंग में जाओगे। मोटा मोटा आप बोलोगे भैया वो जुड़वा है, दोनों जुड़वा उनका शक्ल सेम है, हमने कहा बारीक आप समरूपता इन पे लगाओ, इंसान पे आप दैनिक जीवन में इनका बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर आप चीजों को समझो तो। हमने क्या हम आपको ऐसा समझा देंगे कि आपको कभी भूलेंगे, रटाते नहीं है, रटाने का काम नहीं है, ठीक है ना। चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने क्या बोला आपसे, दो इंसान आपने लिए जुड़े हुए हैं, आपने मोटे तौर पे बता दिया ऊपर ऊपर कि भाई दोनों शकल सेम है, सर जी ने बताया था अगर शकल सेम है तो वो समरूप होंगे। ये समरूप तरह के दो जुड़वा है, आकृति में समरूप आकृति, इंसान जुड़वा समरूप इंसान, समान रूप वाले इंसान, आप ये तो बोलोगे। हमने कहा इनकी डिटेलिंग में, अब इसमें समरूपता लगाओ, सिमिलैरिटी लगाओ, कैसे लगाओ, आप देखो, आप समरूपता कैसे लगाओ, आप उनकी छोटी छोटी समरूपता जब लगाओगे तो उनके हर एक पार्ट्स को आप मैचिंग करोगे ना। सर जी इनकी नाक सेम है, इनका कान सेम है, इनके बाल सेम है, इनकी गर्दन सेम है, इनके गाल सेम है, इनके ओठ सेम। तो आपने उनके पार्ट्स पे लगा दिया, वो तो हो गया इंसान की दुनिया। आकृति पढ़ रहे हो तो अब आकृति की डिटेलिंग में आप समरूपता कैसे लगाओगे, भैया सिर्फ मोटे मोटे बताने से तो काम चलेगा नहीं। भैया शक्ल देखी सेम है, आपने बोल दिया समरूपता है, आप समरूपता लगाओगे कैसे। तो इंसान जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है, आप उन चीजों को आप कंपेयर करके देखते हो, नाक का नाक, पेट, जीभ, हाँ भाई सेम है, इसका मतलब समरूप। तो आप आकृति पढ़ रहे हो तो आकृति में जो जिन मतलब जिस जिस चीज से मिलती आकृति बनी होगी, आप उन पे लगाओगे समरूपता। क्लियर है। अब आप ये बताओ भैया आकृति किससे बनी, भुजा से बनी है, कोण से बनी, तो भैया ये जो इंसान है जिसका नाम त्रिभुजवा है, ये किससे बना है, ये भुजा से बना है और कोण से बना है। जब भुजा और कोण से बना है तो भैया समरूपता पे आप किस पे लगाओगे, भुजा पे लगाओगे और कोण पे लगाओगे, इसी तो दोनों चीज पे लगाओगे ना। आप इंसान के भैया ये भी तो एक कोई एक शख्स है जिसका नाम त्रिभुज है, ये दिखता है ऐसे, कोई एक शख्स है जिसका नाम त्रिभुज है, तो ये दिखता है ऐसे, ठीक है ना। कोई शख्स है जिसका नाम त्रिभुज है, दिखता है ऐसे। अब ये त्रिभुज मतलब जिस चीजों से मिलके होता है आप उनकी तुलना करेंगे। भैया ये भुजा और कोण से मिलकर बना होता है, तो हम जब दो जो समान रूप वाले त्रिभुज को लेंगे तो उनमें मैचिंग करेंगे, क्या क्या देखेंगे, ये देखेंगे भैया, अगर सर जी ने बोला भैया जुड़वा है ये, इनका शकल सेम है, तो इनकी भैया ये भुजा भी बराबर होंगे, आप इनको हाथ मान लो, और इनके ये कोण भी बराबर होंगे, यही तो होगा, भुजा समान अनुपात में होगी और कोण बराबर होंगे, ठीक है ना। समझ में है ना, चीज जो हम मैथमेटिकल में यूज करते हैं उसका दैनिक जीवन में बहुत यूज है, बस लोग उसे समझ नहीं पाते। हमने क्या बोला, इंसान में आपने जो यूज किया हमने क्लियर कर दिया। अगर आप यहाँ सिमिलैरिटी या समरूपता लगाओगे तो आप क्या देखोगे, भाई गणित के केस में, मैथमेटिकल केस में आप क्या लगाओगे, आप ये तो देखोगे भाई अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, लिखवा दे रहे हैं, फिर समझाएंगे, देखो ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, आपको लिखवा देंगे, आप समझ जाना, ये हटा दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं, इसके बाद अब इसको समझना, क्लियर है। चलो अब देखो,
समरूपता लगाओगे कैसे, हमने आपको बताया। आप समरूपता इनकी भुजा कोण पे लगाओगे, कैसे लगाओगे देखो, आप लिख लो। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो आपको क्या देखना है, उनके संगत कोण। देखो होता क्या है दोस्तों या बच्चों, बच्चों की समस्या क्या है, शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल जो आपके द्विघात समीकरण, बहुपद में दो चरों वाली रैखिक समीकरण में बहुत होते हैं। शब्दों का ज्ञान होता नहीं, हिंदी साहित्य आती नहीं है, और वो रहते नॉर्मली चीज है लेकिन समझ के बाहर हो जाते हैं। अब हम चीजों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वहां एक भाषा की मर्यादा होती है, एक कहते हैं ना, एक जो भाषा की मर्यादा होती है उसको ध्यान में रख के चीजों को लिखते हैं। अब यहाँ तो ये नहीं लिख सकते ना भैया, दो त्रिभुजों समरूपा होता है, इसका संगतवा कोणों बराबर होता है, इसे भाषा भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ शब्द होते हैं उन्हीं का हम यूज करते हैं, संगत, योग, योगफल, ठीक है ना। अब क्षेत्रीय भाषा अलग होती है, उनका अगर इस्तेमाल में चीजों को बना दिया जाए तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। देखो अगर वो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, तथा संगत भुजाएं समानुपात में होंगे, समानुपाती होंगे, समानुपात में होंगे, समानुपाती होंगे या समानुपात में होंगे, समानुपात में होंगे, यही केस बनता है। बस समरूपता का त्रिभुज समरूप होंगे तो भाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल अगर आप लगाओगे तो आप क्या लगाओगे भैया, जो चीज इनके पास है उन्हीं पे तो लगाओगे, जबरदस्ती आंख कान नाक पे तो लगा नहीं दोगे ना, वो तो इंसानों पे होती है ना। तो आप बताओ भाई, दो अगर दो इसमें रटने वाली चीज क्या, आप रटते क्यों, रटना है ही नहीं आपको। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण, अब आप सोच करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ये भी तो समस्या पड़े, संगत कोण क्या होता है। देखो संगत कोण क्या होता है आपको इससे समझ लो, कहने का मतलब संगत कोण का मतलब होता है, जैसे आप इंसान से समझो, संगत का मतलब होता है जो चीज हम पहले वाले में देख रहे हैं, अगर आपने कहा दो इंसान के और आप मतलब बॉडी पार्ट्स के अगर आप कंपेयर करो, तो जिन चीजों का आप कंपेयर करो उन्हीं उन्हीं को लेना है, उसको बोल देते हैं संगत। जैसे हमने भाई पहले की नाक लिया, तो नाक की तुलना हम दूसरे वाले के कान से नहीं करें, वो असंगत हो जाएगा। अगर नाक की तुलना दूसरे वाले इंसान की नाक से करेंगे उसको बोले संगत। क्लियर है ना, जब मतलब पहले वाले की जो चीज आप ले रहे हो वही चीज आपको दूसरे वाले की ले रहे हो, तब तो सही है, उसको संगत बोलते हैं। मतलब कि मैचिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक का कान पकड़ लिया दूसरे का आंख पकड़ लिया, अगर भैया हमने समरूप दिखा दिया, ऐसा नहीं होता। तो संगत का मतलब होता है अगर आपने इसका ये भुजा लिया तो ये दोनों एक ही शक्ल के हैं, बस छोटे बड़े हैं, आपने इसका ये लिया, थोड़ा इसको और अच्छे से बना देते हैं। अगर आपने इसको ये लिया, ये वाली भुजा ली है, तो भैया इसका भी जो यही वाली भुजा लोगे ना, कहने बोले अगर आपने इसका ये भुजा लिया इसका भी यही भुजा, कहने बोले अगर आप इसका देखो ऐसे समझ लो, अगर आपने इसको कान मान लिया, ये इसको मान लो कुछ भी, आंख समझाने के लिए, ठीक है, ये आंख मान लिया, ये मुंह मान लिया, तीन चीज के बारे में है नहीं, तो भैया अगर ये इसमें कान ही है तो इसमें भी तो कान इधर ही होगा, ऐसा तो नहीं कि नीचे आ जाएगा कान, ये क्या, ये आंख हो जाएगा, ये आपका मुंह हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप हमें एक चीज बताओ भैया, संगत, अब ऐसे समझो भैया, कान की तुलना करें भैया तो इसका कान लेंगे तो इसका भी कान लेंगे। क्लियर है, ऐसा होता नहीं इसके में कान इधर है तो इसके कान नीचे आ जाएगा, कोई जादू तो चल नहीं रहा है। तो संगत भुजा का मतलब होता है भैया, अगर आपने इसकी ये भुजा ली तो इसकी भी यही भुजा लोगे, अगर आपने इसकी ये भुजा ली तो इसकी भी यही भुजा लोगे, अगर आपने इसकी ये भुजा ली तो इसकी ये भुजा, आपको शब्दों में समझा देने समझ लो। संगत कोण मतलब होता है अगर आपने इसका मार्कर ले लेते काला, अगर आपने बच्चे इसका ये लिया क्यों, तो इस वाले का भी आप इसी का लोगे, जो इस क्यों मतलब अगर आपने इसका ये लिया, मुंह ले लिया, मुंह इसको नीचे वाले को समझ लो, तो आप इसका भी क्या लोगे, इसका भी भैया मुंह ही लोगे। कोण ए बराबर, कोण क्यू बराबर किसको जाएगा, कोण पी। अगर पी लोगे तो इसका भी ए लोगे, कहने का मतलब भैया कोण पी बराबर किसको जाएगा, कोण ए की। भैया संगत का मतलब अगर आपने कोण आर लिया तो कोण सी लोगे, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है आपको, हाँ क्लियर है ना आपको। और संगत भुजाओं का अनुपात भैया, कोण लिया तो भुजाओं में तो ले लो, संगत भुजाओं का अनुपात क्या, अगर आपने इसका पी क्यू लिया तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी, कहने वाला बच्चा क्या हो जाएगा, पी क्यू बजे ए बी, इनका अनुपात किस, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर आपने पी आर ले लिया तो बच्चा आप ले लो पी आर, अब पी आर के लिए क्या ले लोगे, ए सी ले लोगे। अब भैया क्या बचा, ये क्यू आर बचा, अगर आपने क्यू आर ले लिया तो बच्चा आप क्या लोगे,
BC दे दूँ। कहने का मतलब ये सब क्या है, इनका रेशियो आपस में क्या है, ये बराबर है। इनका रेशियो आपस में क्या है, ये आपस में बराबर है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, इनका अनुपात क्या है आपस में, इनका अनुपात आपस में बराबर। क्लियर है, क्लियर, समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला, रटना नहीं है, पूरा दो ही चीज पे खेल हो रहा है। ये जो इसका शकल दे रखा है, ये दो ही चीजों से मिलकर बना है। एक तो ये एंगल से बना है, एंगल, दूसरा किससे बना है, दूसरी साइड से भुजाओं से बना है। तो जब भुजा कोण से मिलकर बना है तो इस पे दो ही चीज, इसके बाद खोखला है, तो इसका मतलब समरूपता इसके दो ही चीज पर होगी। जो जितनी चीज होंगी उसी उतने पे समरूपता लगती है, ठीक है ना। समझ में आया भैया? आप अगर इसके पास भी और भी कोई चीज होता तो उस पर भी हम समरूपता लगा देते। क्लियर है। और त्रिभुज की समरूपता के कई होते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपके त्रिभुज का समरूपता लगेगा तो दोनों त्रिभुज बाहर होंगे। त्रिभुज त्रिभुज के अंदर भी बन सकता है, वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। चलो, आपको समझ में आया होगा आई होप। चलो आगे देखते हैं, चीजों को आगे समझेंगे। देखो बच्चों, हमने त्रिभुज के समरूप समझ लिए, समरूपता कैसे लगाई जाती है, समरूपता के लिए क्या होता है वो समझ लिया। प्रश्न नंबर 6.3 में आपका, आपको एक चीज बता देते हैं कि 16 सवाल है और समरूपता की कसौटी क्या क्या होती है, ठीक है ना। अब समरूपता की कसौटी को समझते हैं, वो क्या होता है, मतलब किस किस केस में समरूपता हम लगाएंगे, कितने केस दे रखे, कितने क्राइटेरिया है, तो समरूपता के लिए कितनी क्राइटेरिया हमें दी गई है, मतलब क्या क्या देखना है कि मतलब अगर वो चीज हमें मिल जाएगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखो क्या लिखोगे, कसौटियां, कौन कौन सी कसौटियां हैं त्रिभुज के समरूप के लिए। हमने क्या बोला, कौन कौन सी कसौटियां हैं त्रिभुज के समरूप के लिए, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया है ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के लिए, ठीक है ना। कौन कौन से क्राइटेरिया है ट्रायंगल के इसके लिए, सिमिलैरिटी के लिए। बच्चा हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, आपको समझाएंगे। हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना बच्चा, एक त्रिभुज हमने और बनाया यहाँ पर, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया बच्चों हम क्या, ए, इसका दे दिया पी, इसका दे दिया सी, पी। अभी तक आपको समरूपता और ये आपको कठिन लग रही होगी, हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको कोई चीज कठिन लगेगी नहीं, ठीक है ना, कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि रटाते नहीं है, चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। हमने एक शुरू में एक चीज नहीं बताई थी, त्रिभुज की समरूपता को दर्शाने का सिंबल क्या होता है। कहने का मतलब, अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तो आप कैसे लिखोगे इनको, ये हमने शुरू में बताना चाहिए, दिमाग से उतर गई थी। अब आप लिख लो, आप लिखोगे ए बी सी त्रिभुज किसके समरूप है, पी क्यू आर के, ठीक है ना। हमने क्या बोला, अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो अगर आप शब्दों में नहीं लिखना चाहते हो, आप सोचते हो कि हम कम कम लिखें और चीजों का एक्सप्लेनेशन हो जाए, तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी, ये जो चिन्ह होता है ना, ये समरूपता का, सिमिलैरिटी का साइन होता है। क्या होता है, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। आप इतना लिख दोगे त्रिभुज एबीसी, साइन बना के त्रिभुज पी क्यू आर लिख दोगे, इसका मतलब ये होता है कि जो त्रिभुज एबीसी है त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो ये आप इसका ध्यान देना बच्चों, ये हम शुरू में नहीं लिखे थे, अब आप लिख दिए, देखिए। और एक चीज और आप ध्यान देना, नामकरण का बहुत ध्यान देना है। हमने क्या बोला बच्चों, नामकरण का ध्यान देना है। अब आप कहोगे सर जी नामकरण क्या हो गया, किसका नामकरण करने लगे। हमने क्या बोला, नामकरण का ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आप अपने तरफ से जबरदस्ती कोई चीज लगा दोगे। अगर हमने लिखा कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम समझा देंगे। कहने का मतलब कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो नामकरण का विशेष ध्यान ये देना है कि आप इनको बदल नहीं सकते, ठीक है ना, उछल कूद नहीं करना आपको कि आपने कोण ए बराबर कोण पी के दिखा दिया, कोण इसके बाद आपने लिख दिया कोण सी बराबर कोण आर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, भैया कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण आर और कोण पी बराबर कोण क्यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा नामकरण का विशेष ध्यान देना है। भैया आपका जो सीक्वेंस चल रहा है, ए पी पे जा रहा है, बी क्यू पे जा रहा है, सी आर पे जा रहा है, तो वही एक सीक्वेंस लेके चलना है समझ में आया, वही एक सीक्वेंस लेके चलना है, ठीक है ना। अगर आप विदाउट सीक्वेंस जाओगे, उछल कूद करोगे, शॉर्टकट अगर मारोगे, शॉर्टकट रास्ता ढूंढोगे, तो
गच्छे से खाई में गिर जाओगे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। इस चीज को, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना। सिमिलैरिटी का आपका साइन क्या होता है, ये इसे क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी का साइन, ठीक है ना। अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर अगर सिमिलर सिमिलर है, सिमिलर है, तो कहने का मतलब एबीसी, इस साइन आप बना दोगे, त्रिभुज पी क्यू आर लिख दोगे। क्लियर है? हमने क्या बोला, त्रिभुज के कसौटी के कितने नियम होते हैं, तो आपको बताया त्रिभुज के कसौटी के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। चलो ये हटा दें, इसे लिख लो, ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, इसे लिख लो। आपको एक चीज और बता देते हैं, कसौटी के 3 नियम क्या होते हैं, आपको लिखवा दे रहे हैं। देखो, पहला क्या होता है, कसौटी का नियम हमने लिखा था ना, फिर से लिख दे रहे हैं। त्रिभुज के, ये क्या लिखते हैं, त्रिभुज के कसौटियों, कसौटियों के नियम, कसौटियों, मैं भी भूल गया क्या इसे, कसौटियों के नियम। ये कितने कसौटी होती हैं, कसौटियां, कसौटियां लिख लो, त्रिभुज की कसौटियां। इतना डिटेल में क्यों जा रहा हो, भाव सेम होना चाहिए। त्रिभुज की कसौटियां, त्रिभुज की कसौटियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। नंबर ऑफ 3 कसौटियां होती हैं, ठीक है ना। कितनी कसौटी होती हैं? 3 कसौटी होती हैं। कौन कौन सी होती है बच्चे, देखो, पहला होता है आपका ए, 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 क्लियर है। दूसरा आपका होता है बच्चा एस, एस, एस। तीसरा होता है सास, सास जानते हो, घरों में सास बहू, सास होती है, बहुएं होती हैं। टीवी में एक सीरियल भी आता है, सास भी कभी बहू थी, तो आप इनको इससे याद कर लोगे। ए का मतलब होता है बच्चा, ए फॉर एंगल होता है, ए फॉर एप्पल नहीं होता। ए फॉर क्या होता है, एंगल होता है। एंगल मतलब कोण होता है, मतलब आप लिखोगे कोण, कोण, और क्या लिखोगे, कोण, मतलब। और एस पर साइड्स होती है, साइड मतलब क्या होती है, भुजा, भुजा, अभुजा। इन्हीं का दूसरा फॉर्म क्या होता है, ए, ए। हम 2 ही बार ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 ही बार। इनको आप ए भी बोल सकते हो, 3 बार भी ए बोलते हैं, ठीक है ना। उसका रीजन बता देंगे। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका भुजा, भाई ए फॉर एंगल होता है, कोण ले लो। ये भी क्या होता है, भुजा होता है। क्लियर है? हमने क्या बोला, त्रिभुज की कसौटी के 3 नियम होते हैं। ये ए से में आ जाता है। आप कहो कि सर जी ए आपने बताया नहीं, तो हमने आपको पहले बता दिया। भाई आप इनको ए बोल, 3 बार ए बोल दो, 2 बार ए बोल दो, इसका रीजन बता दें। जो ये ए होता है ना, ये आलसी होता है। ये जो ए होता है, ये आलसी होता है, इसको हम बोलते हैं आलसी का नियम। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आलसी का नियम। जो आलसी होता है वही आगे चल के चमकता है। हमने क्या बोला, इससे बोलते हैं आलसी का नियम। आपका प्रश्नावली 6.3 में 16 सवाल है। हमने क्या बोला, 90% सवाल आपके इसी पे हो जाएंगे। क्या बोला हमने, 90% सवाल आपके हिस्से में हो जाएंगे। तो आप समझ लो 10% सवाल आपके किस पे होंगे, इन दोनों पे होंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। इसको हम आलसी का नियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका इतना पावर होता है कि आपको दिया गया भैया 3 चीज आपको चेक करना है, ये कहता है भैया हम 2 ही चेक करेंगे, तीसरे को हम पास कर देंगे। मतलब इसको इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर इसके पास, सिर्फ 2 ही चीज देखनी पड़ेगी, तीसरी अपने आप क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इनमें ये क्षमता नहीं है, आपको तीनों चीजें लेके चलना पड़ेगा। आप कैसे लगाते हैं आप समझो। हमने क्या बोला, इन्हीं को ए बोलते हैं, इनको आलसी का नियम बोलते हैं। और सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, जिसको इसका महत्व समझ में आ गया, वो प्रश्नावली 6.3 पूरा फिनिश कर देगा, ठीक है ना। रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप चीजों को समझोगे, आपको हर चीज समझ में आएगा। हमने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर रटाया नहीं जाता, यहाँ पर समझाया जाता है। हम पहली क्लास कोई भी पढ़ाते हैं, कोई भी नया चैप्टर शुरू करते हैं, पहले उसका डिटेलिंग में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हम प्रश्नावली हल नहीं कराते। रटाना नहीं कि सवाल उठाया कर दिया, बस समरूप हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। देखो, हमने क्या बोला कि ए कोड, 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 भुजा, 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 कोड, भुजा। अभी इन्हीं 3 कसौटियों को हम चेक करते हैं किसी भी 2 त्रिभुज की समरूपता को दिखाने के लिए, सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए। अब आप ये समझोगे भाई सिमिलैरिटी हम लगाते क्यों, सिमिलैरिटी लगाया क्या जाता है, भैया आपका पूरा खेल भुजा और कोड भी चल रहा है, तो हम भुजाओं का लंबाई, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए, या फिर कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हम सिमिलैरिटी लगाते हैं। आपको 2 त्रिभुज दे दिया जाएगा, आपको कोई एक साइड्स का मान नहीं दिया होगा, अज्ञात होगा, आपको वही नियम लगा के भैया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा के उनका वैल्यू निकाल देना है। अब कैसे निकालोगे आप देखो।
अब पढ़ेंगे पहले ए क्या होता है, ठीक है ना, पहले ए पढ़ेंगे, ए फॉर एप्पल, पहले क्या पढ़ेंगे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंगल। देखो हमने दो त्रिभुज फिर बनाएंगे, चलो भैया त्रिभुज भैया आ जाओ, एक त्रिभुज ये बना दिया, एक त्रिभुज ये बना दिया, क्लियर है। चलो एक नामकरण कर देते भैया, पी क्यू आर, इनको ये बोल दिया, चलो भैया इस पर तुम छोटे हो जाओ, ठीक है ना। एक कोण ये है, ये है, ये, ठीक है। हमने क्या बोला, हम क्या पढ़ेंगे, ए फॉर एंगल, या फिर इसको और क्या लिख दो, ए फॉर ए, ठीक है ना। हम दोनों कारण बताएंगे, क्या कारण, देखो हमने क्या बोला, यदि कोई भी त्रिभुज, देखो पहला ये फर्स्ट केस क्या है आपका, फर्स्ट केस हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली कसौटी क्या पढ़ रही है, कोण कोण कोण। अच्छा कोण कोण में क्या देखते हैं, हम त्रिभुज में देखते हैं, ये वाला जो आपका कसौटी, इसमें क्या देखेंगे, किसी दो त्रिभुज में अगर उनके हाँ, क्या बोलोगे, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो, कहने का मतलब अगर हमने देखा, हमने कोई त्रिभुज में समरूपता लगाया कोण 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 का, क्या लगाओगे, हम ये देखेंगे भैया दो त्रिभुज है, अगर हमारा कोण क्यू बराबर है कोण किसके, इस वाले के, कोण बी के, ठीक है ना, और हमारा कोण आर बराबर है किसके, भैया कोण सी के, और हमारा कोण पी बराबर है किसके, कोण ए के। ये चीज हम चेक करेंगे, ये त्रिभुज में हम चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमने ये मान ली, यहाँ पर कोई वैल्यू दी होगी 30, 60, 90, 115, 120, कोई भी वैल्यू दी होगी, कहने का मतलब ये है कि भैया हम ये कब लगाएंगे, कोण 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 का मतलब होता है कि हम कोण 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 देखेंगे, कोण 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 का मतलब होता है हम कोण 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 देखेंगे, ठीक है ना। हम कोण देखेंगे भैया, अगर दो त्रिभुज आपका दे रखा है, समान शकल वाले हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर है आपस में, कहने का मतलब भैया ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये चीज हमें देख के चेक करना है। अगर आपको ऐसी स्थिति मिल जाएगी, कहने का मतलब चलो हमने ये वाला इनका कुछ नाम दे दें समझाने के लिए आपको, भैया हमने दे दिया 50, ये भी क्या दे दिया, ये भी दे दिया 50, ये दे दिया 60, ये भी दे दिया 60, ये दे दिया 70, ठीक है ना, ये भी दे दिया 70। समझ में आया आपको, हमने क्या बोला बच्चा, कि भैया ये 60 इस 60 के बराबर है, ये 50 इस 50 के बराबर, ये 70 इस 70 के बराबर है। हमने पकड़ लिया भैया कि इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या आपस में बराबर है। सर जी ने बताया था भैया, संगत कोण, किसी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो भैया ए लगा दो। ए क्या लगाते हैं कि भैया अगर संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तब उन त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती मतलब ये समान अनुपात में होंगे, कहने का मतलब भैया अगर ये केस लग गया, ये स्थिति मिल गई, तो कहने का मतलब भैया उन त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। कहने का मतलब अगर आप पी क्यू का अनुपात निकालो, भैया पी क्यू का अनुपात ए बी के बटे इनका जो मान होगा किसके बराबर होगा, ये भैया पी आर, सॉरी हमने आर बना दिया, पी आर, इस पी आर और इस ए, ये सी था भैया, सी थोड़ा और अच्छे से बन जाओ, ये ए सी, ठीक है ना। और कहने का मतलब आपका ये क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी, समझ गए। कहने का मतलब आपको ये होगा, अब आप समझो हमने क्या बोला, अगर आपको ए वाला नियम पहचानना है, आप त्रिभुज में तीनों कोण देख लिए, अगर संगत कोण आपस में बराबर है तो यहाँ पर आपको भुजाएं भी दी होंगी, भुजाएं कैसे दी होंगी, भैया का मान पूछ रहा होगा, या तो सिद्ध करने के लिए देख भैया सब सिमिलरिटी आप सिद्ध कर दो किसी त्रिभुज की, या फिर अल्फाबेट आपको न्यूमेरिकल मान नहीं देगा, अगर न्यूमेरिकल मान देगा आपको तो यहाँ पर दे देगा भैया इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका दे देगा, इसका दे देगा, इसका दे देगा, इसका नहीं देगा, किसी एक का नहीं देगा। कहने मतलब अगर आप सिमिलरिटी दिखा रहे हो तो किसी दो का दे देगा, भैया आपने ये दो मान ले लो, ये तो दो मान ले लो बराबर है, ठीक है ना। कहने मतलब अगर आपने इसको ले लिया, इसको ले लिया, और आपने इसको ले लिया, इसको ले लिया, भाई इन्हीं पे आपका खेल हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा। तीनों को दिखाने की जरूरत क्या है, ये आपको तीनों दे देगा, क्योंकि तीन की भी जरूरत पड़ जाती है, दो दो करके क्वेश्चन आप बनाओगे, किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या अकेला वैल्यू क्या होगा, अज्ञात मान एक्स होगा, क्लियर है। देखो हमने क्या बोला, भैया आप कोण देखोगे, अगर तीनों कोण आप देख रहे हो, जैसे आपने कोण देखा, अगर तीन कोण आपके संगत कोण बराबर, संगत कोण अगर आपके बराबर हो गए तो कहने वाला उस, हाँ तो आपका ये ए लग जाएगा, ए लगेगा, तो कहने का मतलब कि भाई साहब उनका संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगे या समान अनुपात में होंगे, ये आपको होता है ए क्या होगा,
भैया संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, ये आपको होगा ए, ठीक है ना। अब आप एक चीज और समझो, हमने बोले भैया ये ए है, ए क्यों है, क्योंकि अगर आप ए का मतलब होता है उसको हम आलसी नियम बोलते हैं। आप किसी दो कोण को देख लो, अगर वो भी आपको बराबर, आपको तीन देखने की जरूरत नहीं है, ये एडवांस लेवल का है भाई, फॉरवर्ड है कि हमने क्या बोला, आप तीन को मत चेक करो। अगर दोनों त्रिभुज में आपको सिर्फ दो ही कोण बराबर दिख गए, क्या बोला हमने, 50 और 60, 50 और 60 बराबर दिख गया, तब भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी को धारण कर लेगा, समरूपता को धारण कर लेगा, समरूप हो जाएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा सर जी आपने बताया, भैया तीन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका रीजन क्या है, भाई त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, भाई 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब आप एक ही बताओ, अगर आप दो का मान आपका पहले से पता है, देखो भाई 6, 5, 11, 110, इसको ये आपको पता नहीं, ठीक है ना, हमने दो की बात की है, 180, भैया आर निकालोगे तो 70 ही आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करो, भैया 110 प्लस सी करोगे 180 होता है, अगर आप सी निकालोगे तो 70 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब कि तीसरा कोण आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। भाई तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, दो पता तो तीसरा जो आप निकालोगे तो वही सेम ही आएगा, इसलिए तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तीन से ज्यादा कोण होते नहीं है। तो इसीलिए हम इनको आलसी के नियम बोलते हैं। भाई आप दो ही कोण देख लो, तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको सिमिलैरिटी को दर्शा ही देगा, इसीलिए इसको आलसी का सबसे महत्वपूर्ण नियम कसौटी है ये। आपका 90% सवाल इस पे हो जाएगा, कैसे होगा हम आपको बताएंगे। चलो ये आप लिख लो, इसे लिख लो, इसे मिटा देते हैं, ये आप लिख लो, इसको मिटा देते हैं। अब चलते भैया केस नंबर 2 पे, फिगर नहीं मिटाएंगे, बार बार बनाएंगे, बार बार मिटाएंगे। अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। अब हम क्या था हमारा एस एस एस, भाई एस एस क्या होता है, भुजा, भुजा और भुजा, ठीक है ना। अच्छा भुजा भुजा का इसका रेसिप्रोकल कर दो। अभी आप कोण से चले थे, आप भुजा से चलो, भाई दो ही चीज इनके पास कुछ है भी नहीं। हमने क्या बोला, यदि किसी दो त्रिभुज, पहले तो आप समरूप देखो, समरूप मतलब एक ही शक्ल के होंगे, छोटा बड़ा होकर चल जाएगा। अगर उनकी भुजाएं क्या है, समान अनुपात में, कहने का मतलब समान अनुपात, आप क्या लिखो भैया, समान अनुपात का मतलब आप लिख दो, काले से लिख दें, फिर से बना दें, चलो हटा दो इसको, फिर से बना देना। ये त्रिभुज ले ले रहे हैं, ये त्रिभुज है, एक यहाँ बना लेते। इस बार इसको ए दे देंगे, इनको बी दे दिया, इनको सी दे दिया, इन्हें पी दे दिया, इन्हें क्यू दे दिया, इन्हें आर दे दिया। हमने क्या बोला, भैया भुजा भुजा में आप क्या चेक करो, भुजा देखोगे, क्या भुजा देखोगे भैया, संगत भुजाओं का यदि दो त्रिभुज समरूप है, समरूपता को दर्शाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आप देखोगे। मतलब अगर ये कंडीशन आपको लगानी, ये वाली कसौटी लग रही है, ये वाली कसौटी आपको चेक करनी है, तो आप भुजाओं को देखोगे, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान अनुपात होगा, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे। तो आप ये देखोगे, इनका अनुपात चेक करके देखोगे, भैया ए बी, संगत भुजा ए बी है, ये पी क्यू है, इनका रेशियो आप देखोगे, और फिर आप क्या ले लोगे, ए सी लेना, ये किसके बराबर है, पी आर के। फिर आप क्या लोगे, भैया नीचे बी सी बैठा है और क्यू आर के। अब इनका रेशियो निकाल के देखो, अगर इनका तीनों का रेशियो बराबर है, अगर इनका तीनों का रेशियो बराबर है, तो मतलब आपका ये वाला कसौटी लग गया। अगर ये वाला कसौटी लग गया, तब आप कहां पर आओगे, आप ये दिखाओगे भैया इनकी संगत कोण क्या होगी, बराबर होगी। आई मीन भैया कोण भी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के, कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के, और कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के। क्लियर है, क्लियर है। हमने क्या बोला कि भाई साहब अगर आप ये वाला लगाओगे कि भुजा भुजा भुजा, तो आप भुजा को चेक करोगे, तो भुजा को चेक करने का मतलब आप क्या दर्शाना चाह रहे हो, भैया आप कोण दर्शाना चाह रहे हो। अगर आपको कोण फाइंड आउट करना है तो क्या लगाओगे, एस 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 लगाओगे। अगर आपको रिवर्स होता है, रिवर्स होता है ना, कोण में कोण चेक करते हैं लेकिन निकालते क्या है, भुजा निकालते हैं। क्लियर है। अब भुजा में भुजा चेक करते निकालते क्या है, कोण निकालते हैं। देखो क्लियर है ना। चलो कोई समस्या नहीं, सवाल बताएंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। रेशियो अगर आप निकालोगे, हमने क्या बोला भाई, समरूपता को दर्शाने का कोई नियम नहीं है भाई, समरूपता अलग अलग त्रिभुज में नहीं लगती है, त्रिभुज इसके अंदर भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं कि भैया कि अलग अलग त्रिभुज उसमें सिमिलैरिटी आप लगाओगे, उसको भी बताएंगे। ये लिख लिए, चलो तीसरा नियम लिख लो, क्या होता है भैया, थर्ड केस लगा दो इसमें, तीसरा नियम लिख दो इसमें बच्चा। ये होता है भैया सांस, सांस भी कभी बहुत, भैया सांस क्या होता है, भुजा कोण भुजा।
अब आप क्या देखोगे भैया, आपको क्या पहचानना भैया, दो भुजा एक कोण पहचानना। कहने का मतलब आप इसमें क्या दोगे, यदि किसी दो त्रिभुज समरूप हैं तो लिखे भैया संगत कोण। आप इसको लिख लो, ये लिखवा दे रहा हूं, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो इस नियम के, सांस के नियम क्या कहते हैं भैया, तब सांस भैया से, सांस के नियम से, ये आप लिख लो, ये आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, सब ले लो। सांस के नियम से उनका एक संगत कोण, उनका एक संगत कोण, उनका एक संगत कोण, ये ध्यान देना, तथा 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 क्या लिखोगे, उन संगत, उन क्यों लिखोगे भाई, उनमें बहुत सारे आए थे, उस संगत कोण को बनाने वाली, उस संगत कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात समान होगा। क्या बोला हमने, समान होगा। अब आपको नहीं समझ में आएगा, आपको समझाते रहे भैया। अगर सांस के नियम आप लगाओगे तो भैया उनका एक संगत कोण, अगर आपका ये आपने संगत कोण लिया, कहने का मतलब अगर ये संगत कोण अगर आपके बराबर है तो इन संगत कोण को बनाने वाला भुजा कौन सी है, आप बताओ। इन संगत कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी है, इन दोनों भुजा की सहायता ये बन रहा है और इन्हीं दोनों भुजा की सहायता ये बन रहा है। तो कहने का मतलब आप ये बताओ कि भैया अगर आप, हमने बोल दिया कोण भी संगत हमारे समान है किसके क्यू के, तो इनको बनाने वाली भुजा क्या होंगी, ए और ए बी, और संगत हो जाएगा पी क्यू, इनका रेशियो क्या होगा, और बी सी, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू आर, ये क्या हो जाएंगे, समान अनुपात में होंगे। क्लियर है, क्लियर है। अगर कोण बी क्यू संगत कोण है तो इनको बनाने वाले जो भुजा है ए बी रेशियो अपान पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई साहब, बी सी रेशियो अपान क्यू आर। क्लियर है, क्लियर है। चलो इसे लिख लो, इसे लिख लो, इसे मिटा देते हैं। क्लियर है, इन्हीं पे आपके सवाल लागू हैं, सवाल बताएंगे आपको। ये हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तीन ही केस है आपके पास, तीन ही केस पे चल रहा है, तीन ही केस है, तीन ही केस पे चल रहा है। हमने क्या बोला, तीन ही केस है, केस को खत्म करो, आगे चलते हैं। और हमने क्या बताया, कुछ जादू ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है ना, चीजों को याद करने के। आपको इनके साथ और क्या सीखना होगा, आपको प्रश्न वाली 6.3 में और क्या सीखना होगा, अगर आपको सिमिलैरिटी दिखाना है तो आपको कुछ चीजों को और सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या सीखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण। और क्या सीखना पड़ेगा, एकांतर कोण। ये त्रिभुज पे लागू होंगे, ठीक है ना, आप त्रिभुज पढ़ रहे हो। और क्या आपको सीखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण, ये हो जाएगा, और उभयनिष्ठ कोण। और क्या सीखना पड़ेगा, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है ना। हमने क्या बोला आपको, ये तीन कोण की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। आप जब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल प्रूव करोगे तो आपको इन तीनों कोणों की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमने क्या बताया, कोई जरूरी नहीं कि समरूपता आपकी दो अलग अलग त्रिभुजों में लगेगी समान शकल वाले, वो त्रिभुज हो सकता है एक त्रिभुज जो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, केस कहीं भी हो सकते हैं, सब अपने आप में स्वतंत्र है। क्लियर है, चलो। अब शीर्षाभिमुख कोण होते क्या, एकांतर कोण होते क्या, उभयनिष्ठ कोण होते क्या, आपको जादुई अक्षर बताएंगे, इनको याद करने का तरीका। आपको सिर्फ उन्हीं अक्षर को ढूंढना है किसी भी फिगर में, त्रिभुज या चतुर्भुज, इन्हीं का पूरा खेल है और आपको समझ में आ जाएगा। सवालों को जब हम आपको बताएंगे तो आपको पूरी डिटेलिंग बता देंगे। भाई साहब अगर आपको शीर्षाभिमुख कोण ढूंढना है, आप एक्स अल्फाबेट को याद कर लो। क्या याद करोगे, एक्स अल्फाबेट। अगर आपको एकांतर कोण ढूंढना है तो आप जेड अक्षर को याद कर लो। अगर आपको उभयनिष्ठ कोण ढूंढना है तो आप वी अक्षर को याद कर लो। क्या याद करोगे, ये इन्हीं को याद कर लो, आपका खेल आसान हो जाएगा। कैसे, देखो भाई शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, कि दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। देखो दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो भाई साहब ये यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, ये जो आमने सामने कोण बोलते हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या, शीर्षाभिमुख। क्या बोलते हैं बच्चों, ये आमने सामने कोण को हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख। ये आमने सामने का कोण को हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख। क्या बोलेंगे बच्चा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। इन्हें क्या बोलेंगे बच्चा, शीर्षाभिमुख कोण। कहने का मतलब ये शीर्षाभिमुख और ये शीर्षाभिमुख। आई होप क्लियर होगा। अब बच्चों आप कहोगे सर जी त्रिभुज में कैसे लगाओगे, कुछ नहीं करना बच्चों, आप लाइन एक ऐसे ड्रॉ कर दो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो तो एक त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। अब त्रिभुज ही बन गया तो कहने वाले अब इन त्रिभुज में क्या है, ये शीर्षाभिमुख का कोण करेगा। क्लियर है,
इन्हीं फिगर में हम आपको हर चीज समझा दें। आपको इसमें क्या ढूंढना है? एक्स ढूंढना है। आपने यहाँ से उठाया, यहाँ उठाया, यहाँ उठाया, यहाँ उठाया, आपने एक्स देखा, भैया एक्स देखा तो भैया कौन सा कोड बन गया? शीर्षक व्यू पड़ेगा। अब आप एक काम करो, हमने इसको ड्रॉ किया, ध्यान देना, हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ हो गया बच्चा। हाँ, अब बच्चा एक चीज बताना, हम जेड ढूंढेंगे, जेड सीधा भी होगा उल्टा भी होगा। हमने जेड ढूंढा बच्चा, क्या बताना? ये बच्चा इसमें हमने जेड ढूंढा, क्या ढूंढा? ये जेड, ठीक है ना। जेड उल्टा भी होगा, हमने क्या बताया? जेड आपका उल्टा भी होगा, कोई जरूरी नहीं कि सीधा होगा, सीधा नहीं होगा ना, उल्टा भी होगा। देखो इसी चीज को अगर आप इधर ले लोगे तो ये उल्टा बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? आप ये लो, इसको बाहर बना दे रहे हैं, ये बना दिया जेड। क्लियर है? तो कहने का मतलब जेड आप अगर ढूंढ दिए, आपने ये जेड उठाया, ये उठाया, तो आपने ये कोड लिया ना, ये कोड, ये जेड आया यहाँ मुड़ा, ये कोड आपने लिया। कोई यही कोड बन रहा, कोई बन रहा है क्या? तो कहने का जेड आप देखोगे तो आपको एकांतर कोण मिल जाएगा, ये कोड क्या है? एकांतर कोण मिल जाएगा। क्लियर है भाई साहब? आपका आप इधर समझो, ये कोड क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। जेड ढूंढ लो एकांतर कोण। उभयनिष्ठ कोण क्या होता है बच्चा? आपको एक चीज दिखा दें, उभयनिष्ठ कोण क्या होता है आप समझो। उभयनिष्ठ कोण क्या होता है बच्चों? हमने एक त्रिभुज बनाया, हम सीधा ही बनाएंगे, उल्टा भी बना देंगे, ठीक है ना। हाँ, ये इसका नाम दे दिया है उभयनिष्ठ का मतलब कि जब आप सिमिलैरिटी लगाओगे तो त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज हो जाएगा तो उभयनिष्ठ कोण का मतलब वो होता है कि वो जब एक ही कोण दोनों भुजाओं के, दोनों त्रिभुज के लिए हो, संगत कोण का काम करे, दोनों त्रिभुज के लिए एक ही कोण काम करे, ठीक है ना। जैसे आप देखो, हमने यहाँ एक त्रिभुज ले ली, ठीक है, इसके अंदर हमने एक त्रिभुज, यहाँ एक डी बिंदु लिया, यहाँ ए लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अगर आप गौर करो बच्चा तो एक त्रिभुज ये बन रहा है छोटा, शकल दोनों की सेम है, साइज का फर्क आ रहा है, शकल दोनों की सेम है, साइज का फर्क आ रहा है। तो अगर आप इसकी बात करोगे बच्चों, कोण ए, तो कोण ए क्या करोगे? ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, इनके लिए किसका काम कर रहा है? उभयनिष्ठ कोण का। किसका काम कर रहा है? उभयनिष्ठ कोण का काम कर रहा है। क्लियर है बच्चा? ये कोण ए जो है इसके लिए किसका काम करे? उभयनिष्ठ कोण का काम करे। अगर आप इनके सिमिलैरिटी दिखाओगे बच्चा तो आपको इस पे दो ही चीज देखना, एक आपका उभयनिष्ठ कोण देखना है, एक आपका संगत कोण देख लो। करेस्पॉन्डिंग क्या बोला मैंने? संगत कोण बोला। एकांतर कोण को हमने करेस्पॉन्डिंग बोल दिया था क्या? स्टार्टिंग में हमने शायद एकांतर कोण को करेस्पॉन्डिंग बोल दिया। देखो संगत कोण, आप क्या देखो सिमिलैरिटी के लिए? भाई साहब ये आपका उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज के लिए। संगत कोण एक ही रेखा पे बना कोण, एक ही रेखा खंड पे बना। अगर आप ए डी लोगे, समझ रहे बच्चा, हमने क्या लिया? ए डी लिया, भैया ये कोण लिया, और इस छोटे वाले त्रिभुज में इसी रेखा में क्या बना है? बड़े वाले त्रिभुज में क्या बना है? ए बी सी बना है। बच्चा ध्यान है आपको, हमने जब बड़ा त्रिभुज लिया बच्चा तो ए बी सी ये कोण आपका लिया, ठीक है ना। इसी रेखा पे आपने छोटा कोण त्रिभुज लिया तो आपका बना ये डी। कहने वाला ये संगत कोण हो गए बच्चा, और संगत कोण इनके क्या होंगे? बराबर है। संगत कोण बराबर है, आपको हम समझाएंगे। संगत कोण बराबर है, उभयनिष्ठ कोण बराबर है, उभयनिष्ठ कोण बराबर है तो क्या दिखा देगा? ये सिमिलैरिटी को दर्शा देगा। क्या दिखाएगा बच्चा? सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी को दर्शा देगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर। हमने क्या बोला? कोणों को पहचानना, आप तीन अक्षर को पहचान लो, ये एक जादुई ट्रिक होती है, एक्स जेड और बी। एक्स फॉर शीर्षा विभव कोण, और एकांतर कोण का जेड, और उभयनिष्ठ कोण क्या होता है बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना कि आपने आपको समझाया है, ठीक है। और आपका प्रश्नावली 6.3 का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जो आपका था सिमिलैरिटी पे, ठीक है। कल हम प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे, 16 सवाल हैं, और हम थोड़ा थोड़ा करके चीजों को सीखेंगे, इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको लगा के दिखाएंगे कैसे चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।